गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम लोग ट्रेलर देखकर। एक आयरन मैन का सूटअप का ट्रेलर देखेंगे हम लोग। इस सूट का इवोल्यूशन देखेंगे हम लोग, इसका अपग्रेड देखेंगे। पहला सूट था, दूसरा सूट था, तीसरा सूट था तीसरे आयरन मैन में, और ये आखिर में। तो आयरन मैन के सूट का नाम आप लोगों को पता होगा क्या है। आयरन मैन के सूट का नाम है मार्क। तो ये जो मार्क 1 है, ये ऐसा दिखता था, है कि नहीं। मार्क 1 आयरन मैन 1 2008 में आया था, और वो धीरे धीरे डेवलप होते 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 लास्ट में 2019 में 9 साल, है ना, 8 और 11 साल में ये मार्क 50 का ये एडवांसमेंट दिखाया गया है, ये इवोल्यूशन दिखाया गया है कि नहीं। तो आपने कभी कोशिश किया है कुछ बनाने का, कितना मेहनत लगती है। तो सोचो, ये जो बना होगा मार्क 1 से मार्क 52, आखिर तो ये जो बना होगा मार्क वन बनाने के लिए तो हथौड़े और इसका ब्लैक स्मिथ का ही मदद लिया होगा, है कि नहीं। तो सोचो, आपका भी एज 11-12 साल है, कितना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी पेरेंट्स को लगा होगा आपको बड़ा करने में, है कि नहीं। तो हर चीज़ में मेहनत लगती है, और उसको बनाए रखने में, उसको बड़ा करने में, उसको डेवलप करने में मेहनत लगती है। तो चलो खा पी के एनर्जी ले लो और हम लोग शुरू करते हैं। तो जब भी आप इस तरह का इमेज देखोगे तो आप समझ जाना कि ये मार्क 50 लेवल का इमेज है, इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये भी मार्क 50 का इमेज है। मार्क 50 मतलब ये जो मार्क 1 से शुरू हुआ था, है ना। मार्क 1 से शुरू होते होते धीरे धीरे डेवलप करते करते आखिर में मार्क 50 आया था। तो ये इमेज भी मार्क 50 का है। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लोड नहीं लेना है, बस इतना समझो कि ये इमेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप हम लोग मार्क 1 से शुरू करेंगे, और एक दिन आएगा कि आप भी ऐसा इमेज बना पाओगे, है ना। तो लाइफ प्रोसेस में जब भी हम लोग देखेंगे, तो लाइफ प्रोसेस में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमंस के लिए बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। बहुत सारे में कहने का मतलब है 11 ऑर्गन सिस्टम है मेनली, ठीक है। तो 11 ऑर्गन सिस्टम मेनली है। तो क्या क्या है। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है कि नहीं। उसमें और मेन ऑर्गन क्या है, लंग्स है उसका मेन ऑर्गन। जो रेड में है वो आपको नहीं पढ़ना है ना, जैसे स्केलेटल सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हार्ट है और ब्लड जिससे घूमता है। मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन क्या है, हार्ट है। स्केलेटल सिस्टम में सारे जितने बोन्स है वो आएंगे। फिर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन आएगा, है कि नहीं, सारे बॉडी के कवरिंग में। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, आगे का स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, ठीक है ना। तो ये आपके खाना को पचाने के लिए ये सिस्टम है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स में टेस्टिस है और फीमेल्स में ओवरी है, ठीक है कि नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे के जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए होता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, आपके बॉडी के तालमेल को बिठाने के लिए, है कि नहीं, सारे ग्रोथ को सुपरवाइज करने के लिए, आपका बॉडी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या करता रहेगा, उसको मेंटेन करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम में जितने हार्मोन्स वगैरह हैं सारे, है कि नहीं। थायराइड ग्लैंड हो गए, फिर एड्रेनल ग्लैंड हो गए, फिर हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ये सब ग्लैंड्स किस में आएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप पोटी करते हो, है कि नहीं। पोटी जो की है वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है,
है ना। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम है जो टॉक्सिक था फूड में, है कि नहीं। जो आपके बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के चलते, है ना। फूड से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे उसको प्रोड्यूस करने में, उसको निकालने में, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में जो टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है, और बाहर से भी आप जो ड्रग वगैरह लेते हो वो भी आपका किडनी उसको फिल्टर करके बॉडी के बाहर करता है फटाफट, है ना, क्योंकि वो टॉक्सिक है और वो वेस्ट है। ठीक। फिर नर्वस सिस्टम, आपके जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, आइज, नोज, ईयर, ये सब से ब्रेन को इनपुट पहुंचाना और पूरे बॉडी के हेल्थ को, पूरे बॉडी के मेंटेनेंस भी हो गया एक तरह का, सेंसरी ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए जो नर्वस सिस्टम है। जैसे आपने कुछ किसी को टच किया तो वो जो फीलिंग आपके गया वो किससे गया, नर्वस सिस्टम से गया, है ना। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बॉडी को मेंटेन करने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए मदद करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल ही एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है ना, उसी के पैरेलल जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में सारे वेन्स और आर्टरीज हैं, उसी के पैरेलल एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, उससे आपका इम्यून सिस्टम मतलब बनता है, सब कुछ मिलकर लिम्फ वगैरह। लिम्फ जो है उसमें आपके ब्लड के जो लेवल WBC और B सेल, T सेल है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, है ना। ये सब लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। आपके आसपास कितने सारे लोग बीमार पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बीमारी नहीं होती क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उनको रोकता है। फिर मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम में आपके बॉडी में जितने सारे मसल्स हैं ये सब आपके मस्कुलर सिस्टम में आएगा। ये सब आपको नहीं पढ़ना है इस बुक में। क्लास 10 में सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अगले चैप्टर में शायद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, और आपको ये नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। अब क्या चीज़ जिंदा है और क्या चीज़ जिंदा नहीं है ना। तो ये आप कैसे पता करते हो, है ना, मूवमेंट से। जैसे इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग और काउ चेविंग कड और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। अब यहाँ जो टेबल दिया हुआ है ये आपके लिए है, ये आप देख के कंफर्म करना क्या जिंदा है क्या जिंदा नहीं है और क्या के बारे में आपको पता नहीं है। ठीक, जैसे घड़ी मूव करती है लेकिन वो तो अलाइव नहीं है ना। तो इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, ए काउ चूइंग कड, चीविंग कड मतलब वो जुगाली करना को चीविंग कड बोलते हैं। वो कड बोलते हैं दही जैसा, और वो उसको जुगाली का वो चबाते रहती है इसलिए उसको चीविंग कड बोलती है। और ए मैन शाउटिंग लाउडली, है ना, कोई मान लो हल्ला कर रहा है, तो ये सब ऐसे आपको क्या पता चलता है कि ये सब लिविंग बींग है। व्हाट इफ़ द डॉग और ए काउ और द मैन वेयर अस्लीप। अब मान लो कोई सो रहा है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है कि नहीं। तो वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम लोग उसको देखेंगे, मान लो कोई इंसान सो रहा है या गाय सो रही है या कोई भी जानवर सो रहा है, तो उसको देख के हमको कैसे पता चलेगा कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। ठीक, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में कैसे पता चलता है कि प्लांट्स जिंदा है या सो रहे हैं, है कि नहीं, या जिंदा है या, क्योंकि देखने से तो नहीं पता चलता है कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं। तो कोई कहेंगे कि वो ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन के अलावा भी तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो ग्रो करते हैं, है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक द ऑफ सम sort of movement either growth related or not as common evidence for being alive। अब कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी चीज़ को मूव करते हुए देखोगे तो आपको आप इन्फरेंस निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि ये अलाइव है ना। बट ए प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। अब जैसे बांस का पेड़,
बांस का पेड़ को देखोगे जब आप, तो बांस का पेड़ अब जब आप लगाओगे तो शुरू में देखोगे कि वो बढ़ ही नहीं रहा है। वो 1 साल बीत जाएगा, वो उतना ही बढ़ जाएगा, फिर 2 साल बीतेगा, 3 साल बीतेगा, 4 साल बीतेगा, वो उतना ही छोटा सा रहेगा। फिर 5वें साल जो है, 5वें साल के बाद अचानक से उसमें ग्रोथ आता है कि नहीं। 5 साल उसने क्या किया, 5 साल उसने अपना जड़ को पूरा बड़ा किया। ठीक, तो कभी कभी प्लांट्स देखने से भी नहीं पता चलता है कि वो बड़ा हो रहा है, नहीं बड़ा हो रहा है। ठीक है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स। अब देखो जैसे टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज को आप देख के ऊपर से देख के तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है कि नहीं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज़ नॉट अनफ। तो विजिबल मूवमेंट को, मतलब जो दिख रहा है उसमें मूवमेंट हो, इससे आप फाइनल करोगे कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी विजिबल इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल जैसे यूनिसेलुलर, आप लोग जानते हो, एक ही सेल में जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जैसे अमीबा है तो अमीबा भी तो खाना खाएगा, है कि नहीं। अमीबा भी तो ब्रीथ करेगा, लेकिन वो सब हम लोगों को आँख से दिखता नहीं है, क्योंकि वो सब माइक्रोस्कोपिक है। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अब देखो अमीबा में या फिर किसी भी सेल में जो मूवमेंट होना चाहिए, है कि नहीं, वो तो ज़रूरी है उस सेल को ज़िंदा रखने के लिए। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू ए प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। अब वायरसेस आप जानते हो, जैसे आपको सर्दी खांसी हुआ, कोई भी सर्दी खांसी हुआ तो वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है ना। तो जब तक वायरस बाहर में रहते हैं वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही उनको कोई होस्ट मिल गया, कोई रहने के लिए कोई मिल गया, कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो लिविंग हो जाते हैं। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. अब viruses लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस पे अभी भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी मतलब कोई खास डिसीजन नहीं चल रहा है। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? अब सेल के अंदर जो मोलिकुलर मूवमेंट है, सेल के अंदर भी तो मूवमेंट हो रहा है, ये लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा, है कि नहीं। आपका नाक एक जगह है, आपका हाथ पैर एकदम सही जगह पे है, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। अब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन क्या था, ऑर्गन था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन क्या था, लंग्स था। लंग्स में भी टिश्यू होंगे, और टिश्यू में भी लंग्स के सेल होंगे, है ना। तो एल्वेलाई सेल होंगे। तो ये सब में भी क्या, ये सब एक स्ट्रक्चर में ऑर्डर में रखा हुआ है कि नहीं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. अब जैसे आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी लेना पड़ता है, और उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे भूख से वो इंसान नहीं रहेगा। तो ये ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और मेंटेनेंस के लिए भी एनर्जी चाहिए, और आगे ग्रो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। ऑर्डर मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारे लंग्स हैं, लंग्स में फिर टिश्यू है, फिर टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे सेल हैं, ये एक ऑर्डर है ना। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और वो मॉलिक्यूल घूमना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। एनर्जी वहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ का वेस्ट प्रोसेस
वेस्ट मटेरियल बाहर आना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। तो ये मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस है इसी के बारे में हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together performs this maintenance job are called life process. अब देखो, जैसे घर है एक, है ना, तो एक घर रहेगा तो वो समय के साथ क्या होगा, डैमेज होता जाएगा, फिर उसमें रिपेयर प्रोसेस चलेगा। तो वैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म में जब भी कुछ होगा, डैमेज होगा, तो उसको रिपेयर प्रोसेस में आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है कि नहीं। पहले एटम जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, केमिकल्स, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल। तो उसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का एग्जांपल वाटर, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल बना डीएनए, फिर डीएनए से ऐसे ऐसे ढेर सारे मैक्रोमॉलिक्यूल से सेल बना, है कि नहीं। फिर सेल से टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन जैसे तुम्हारा ब्रेन हो गया, फिर लंग्स हो गया, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, है ना। अच्छा, एक बात और, ये जो है ये आपने देखा है स्केल है कि नहीं। जो हम लोग सेल का बात करेंगे, ठीक है, जैसे ये सारे इमेज आप देख रहे हो, तो इसमें से जब सेल का बात करोगे, जैसे यहाँ पर यूग्लिना का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ कोने में एक एनिमल सेल का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ढेर सारे सेल हैं, तो इतना आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आपने स्केल देखा है कि नहीं। स्केल में 1 से 15 तक छोटा स्केल और 1 से 30 तक बड़ा स्केल, ठीक है। तो ये 1 से 15 और 1 से 30 क्या था, ये सेंटीमीटर था, ठीक है। और इस सेंटीमीटर में फिर देखोगे फर्दर डिवीजन है 10 छोटे छोटे, वो क्या है, वो मिलीलीटर है, ठीक। तो मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। और बस इतना याद रखो कि 1 मिलीमीटर को आप 1000 बार डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि 1 मिलीमीटर जो है उसको हम लोग 1000 बार डिवाइड करेंगे, स्लाइस करेंगे, तो फिर वो माइक्रोमीटर कहलाता है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर, इसी को हम लोग 10⁻³ माइक्रोमीटर लिखे हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। तो क्या हम लोगों ने बात किया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्लास 8 में भी था, ठीक है। तो अब हम लोग सेल के बारे में देखेंगे। किसी भी सेल को आप देखोगे तो सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने बात किया कि मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं, तो ये देखो रेड ब्लड सेल जा रहे हैं, ठीक, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सेल के अंदर भी उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर है, जैसे घर को
करती है ना। तो हम लोगों ने देखा कि मेंटेनेंस प्रोसेस जो है ना, तो कैसे मेंटेनेंस होता है, कैसे डैमेज को ठीक किया जाता है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब इतना सारा जो काम बनेगा, इतना सारा जो डैमेज बनेगा, इतना सारा जो मूवमेंट होगा, है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। The energy comes from outside the body of the individual organism, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of an organism, which we call food, to the inside, a process we commonly call nutrition. अब न्यूट्रिशन मतलब क्या, न्यूट्रिशन मतलब आप खाना खा रहे हो, खाना को अपने बॉडी में ले जा रहे हो माउथ के थ्रू, है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। फूड लेना अपने बॉडी में, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। If the body size of organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अब आपके बॉडी को ग्रो करना है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका यही साइज हमेशा रह जाएगा, आप ग्रो करोगे, लंबे होगे, मोटे होगे, ठीक है, तो एडिशनल रॉ मटेरियल भी बाहर से लेना पड़ेगा। Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based, है ना। अब देखो, जब आप न्यूट्रिएंट लोगे तो मेनली कहीं भी पढ़ो, किसी भी लेवल में पढ़ो, चाहे 12 में पढ़ो, चाहे आगे ग्रेजुएशन में पढ़ो, चाहे एमएससी में पढ़ो, तो ये सारे ही घूम घूम के बार बार आप लोगों के पास आएंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट में आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, है कि नहीं। फिर सारे पल्सेस तो प्रोटीन्स में आ गए, पल्सेस में प्रोटीन्स ज़्यादा रहेगा, है ना। फिर फैट्स में तुम्हारे सारे जितने तेल हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, घी, बटर, ये सब किस में आएंगे, फैट्स में आएंगे। वाइटामिन्स आपके फ्रूट्स में आएंगे। मिनरल्स आपके वेजिटेबल्स में आ जाएंगे, ठीक है। आप जो आयोडीन नमक खाते हो, आयोडीन जो है ये भी मिनरल्स है, मिनरल्स का एग्जाम्पल है। और वाटर, ठीक है। तो बेसिकली इसेंशियली ऊपर से इतना सा ही आप लोगों को पढ़ना है। और कार्बन बेस्ड है, तो कार्बन आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा था, है ना। कार्बन आपका कहाँ है, कार्बन आपका ह ही ली बे ब कनो, यहाँ पर सी में देखो 1 2 3 4 5 6, ये एटॉमिक नंबर 6 में कार्बन है ना। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कार्बन है, तो कार्बन बेस्ड ही हम लोगों का लाइफ है कि नहीं। तो कार्बन बेस्ड ही हम लोग फूड लेते हैं, उसमें क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो जिस तरह से जैसा ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, वैसा कार्बन सोर्स आप लोग, वैसा वो ऑर्गेनिज्म कार्बन सोर्स लेगा। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must finally converted to a uniform source of energy. अब देखो कि बाहर से जो फूड हम लोग ले रहे हैं कि नहीं, जैसे चावल खाया हम लोगों ने, तो चावल का तो वो तो एलिमेंटल फॉर्म में उसको ले जाना पड़ेगा, उसको तोड़ के कार्बन से तक मॉलिक्यूल के लेवल, एलिमेंट के लेवल तक ले जाना होगा। आपने चावल खाया, आपने वेजिटेबल खाया, आपने बटर खाया, ठीक है। तो इन सब को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, इन सब को एक लेवल पे लाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो। अब आप लोगों ने अभी सेल के वीडियो में देखा कि कितना मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो उस लेवल तक एनर्जी पहुंचना चाहिए, है कि नहीं। तो वो एलिमेंटल फॉर्म तक उसको क्या करेंगे, ले जाएंगे, वो डाइजेस्ट करके या फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके। For this, a series of chemical reactions in the bodies are necessary. Oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemical means to break down molecules. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अच्छा एक बात और, यहाँ पर बात हुआ था कि आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी,
ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर एक देख लो, है ना, ये पढ़ना नहीं है आप लोगों को, बस जानने के लिए कि सभी ऑर्गेनिज्म या तो केमिकल से एनर्जी लेंगे या फिर लाइट से एनर्जी लेंगे। केमिकल से एनर्जी लेंगे तो उनको केमोट्रॉफ, और लाइट से एनर्जी लेंगे तो उनको फोटोट्रॉफ। ठीक है, फोटोट्रॉफ या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे। तो हम लोग क्या हैं, केमोट्रॉफ हैं, है कि नहीं। हम लोग डिपेंड करते हैं किस पे, केमिकल्स पे। किस पे, केमिकल्स पे। किससे लेते हैं, लिविंग ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ठीक है। तो बात हो रहा था यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जैसे एक कंपाउंड है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। और अगर किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन मिला तो वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा अंदर, आप लोग अपने केमिस्ट्री टीचर से ये डिस्कस कर लेना। ठीक, आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही ज़्यादातर है जिससे एनर्जी निकाला जाता है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या, बाहर से ऑक्सीजन को लेना और फिर उसको प्रोड्यूस करना, उसको यूज़ करना, किसके लिए, एनर्जी निकालने के लिए, फूड के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करा के। Respiration. In the case of single-celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब जैसे हम लोगों में डाइजेशन के लिए क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा, स्टमक आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सांस लेने के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, लंग्स होगा, है कि नहीं। लेकिन जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होते हैं, उसमें तुम्हारा एक ही सेल होगा और वो एनवायरनमेंट से वैसे ही वो सेल खुद से ही खाना लेगा और वही सेल खुद से ही डिफ्यूज़ करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इन जैसे एक ही सेल रहा तो एक सेल तो वो इन्वायरमेंट से फूड भी ले लिया और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, लेकिन जैसे जैसे मल्टी सेलुलर होते जाएगा, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे चीज़ें, जैसे हम लोगों के फॉर्म में है, तो एक ही सेल सारा काम करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर से इन्वायरमेंट से सिर्फ बाहर का ही, सिर्फ आउटर सेल ही कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अंदर वाले सेल को कैसे ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, तो in multicellular organism all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirement of the cell। अब देखो डिफ्यूजन मतलब क्या, डिफ्यूजन मतलब जैसे आपने डिओड्रेंट लिया, है ना, डिओड्रेंट लिया और रूम में उसको स्प्रे किया, है कि नहीं, करके स्प्रे किया, तो फिर वो क्या होगा, पूरे रूम में फैल गया, है कि नहीं। तो ये आप बोलोगे क्या कि वो डिओड्रेंट या वो परफ्यूम पूरे रूम में डिफ्यूज़ कर गया। ठीक है, तो एक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, ये डिफ्यूज़ कर लेते हैं आसपास के इन्वायरमेंट से, फूड को डिफ्यूज़ करके अंदर ले आते हैं और ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करके अंदर ले आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करके बाहर छोड़ देते हैं। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोगों में अभी हम लोगों ने बात किया 11 तरह के सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, सबका अपना अपना फंक्शन है कि नहीं। We are familiar with the ideas of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism। अब हर एक ऑर्गन सिस्टम में उसका हर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा, उसका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा, है कि नहीं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, है कि नहीं। हार्ट में जो सेल होंगे
वो कार्डियक सेल होंगे, है कि नहीं, और जो लंग्स में सेल होंगे वो एल्वेलर सेल होंगे। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा और दोनों का अपना अपना फंक्शन होगा। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. अब देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको खाना तो चाहिए, है कि नहीं, खाना तो चाहिए, खाना तो आपको चाहिए, एक हर एक सेल को चाहिए, ठीक, लेकिन खाना आ रहा है किस में, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एक ऐसा प्रोसेस रहना चाहिए, एक ऐसा मेन ऑर्गन, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे खाना आपने खाया तो सर्कुलेटरी सिस्टम से सारे बॉडी में वो तुम्हारा फूड गया, एसिमिलेट होके, और फिर जो टॉक्सिक वेस्ट है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर चला गया, है कि नहीं। अच्छा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये क्लास 9 में आप लोगों ने देखा था, प्लांट टिश्यू में इतने इतने स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। फिर एनिमल टिश्यू में भी आप लोगों ने इतना इतना टिश्यू देखा था, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब यूनिसेलुलर में तो वो ट्रांसपोर्टेशन चलेगा ही, लेकिन मल्टीसेलुलर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम था, है कि नहीं। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. अब एनर्जी निकालने के दौरान वो फूड से, जैसे मान लो आपने खाना खाया तो वो आजकल क्या होता है, आजकल बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनमें खाद लगा होता है कि नहीं। खाद जो है डीडीटी वगैरह जो है अब तो बैन हो गए, लेकिन फिर भी अभी यूरिया वगैरह मिलता है। तो ये खाद क्या है, ये पेस्टिसाइड होते हैं। फिर और भी बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड है, ये सब छिड़कते हैं हम लोग फ्रूट में, वेजिटेबल में। तो ये सब क्या है, टॉक्सिक वेस्ट है। तो ये सबको फिल्टर करके बाहर निकालना है कि नहीं। तो these waste product are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. तो वो सबको बाहर कैसे निकालेंगे, यूरिनरी सिस्टम से। अभी हम लोगों ने बात की, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स फॉर body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. अब देखो, अब हम लोग ये सारे सेल को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कैसा कैसा प्रोसेस है। तो फूड जो डाइजेस्ट होगा वो पूरा सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होकर के हर एक सेल से जो वेस्ट निकल रहा है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहा है फूड से एनर्जी निकालने के दौरान, उसमें वो सर्कुलेट होके कहाँ तक पहुँचेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट तक। और यूरिनरी सिस्टम में और एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो क्या होगा, वो बाहर उसको किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? अब देखो, डिफ्यूजन से एक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, जैसे अमीबा है, तो अमीबा में डिफ्यूज होके एक सेल डिफ्यूज होके फूड अंदर जा सकता है और वाटर अंदर जा सकता है ना। फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर उसमें से जो उसका न्यूट्रिशन है उसको अमीबा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसमें जितने भी वेस्ट हैं वो बाहर छोड़ देगा, है कि नहीं। तो ये जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, ये मल्टीसेलुलर में क्यों, मतलब ये क्यों यूज़फुल नहीं है कि नहीं। क्योंकि ढेर सारे सेल हैं, अगर डिफ्यूज़ हो करके हम लोग सांस लिए और डिफ्यूज़न पे सिर्फ हम लोग डिपेंडेंट होंगे कि वो सांस डिफ्यूज़ होकर के वहाँ तक चला जाएगा, हर एक बॉडी पार्ट तक, तो उसमें 3 साल 4 साल लग जाएंगे, है कि नहीं। ऐसे तो फिर तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स
के चलते वो डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट हो जाता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और समथिंग इज अलाइव. तो मूवमेंट कोई एक कैटेगरी हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट में भी उसमें भी ग्रोथ रिलेटेड होता है. कोई कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे कोई जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग नेकेड आई से देख के पता भी नहीं कर सकते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है कि नहीं. तो डिफरेंट प्रोसेस में क्राइटेरिया हम लोग क्या रखेंगे, लाइफ प्रोसेस रखेंगे. व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. तो आउटसाइड रॉ मटेरियल के लिए इसमें इस टेबल के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि आउटसाइड से रॉ मटेरियल क्या क्या होगा. अगर कोई लिथोट्रॉप होगा, ठीक है, तो वो सब क्या करेगा, वो केमिकल को एब्जॉर्ब करेगा. अगर कोई हेट्रोट्रॉप होगा तो वो किस पे डिपेंड होगा, ऑटोट्रॉप होगा, ठीक है. फिर उसमें भी एरोबिक एनारोबिक अगर होगा तो कुछ बैक्टीरिया होंगे, और अगर एरोबिक होगा तो फंगी वगैरह होंगे, ठीक. तो डिफरेंट सोर्सेस पे, एनर्जी सोर्सेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है. रॉ मटेरियल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहीं अभी हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन्स होगा, फैट्स होगा, मिनरल्स होगा, वाइटामिन्स होंगे. व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे वो आप लोगों ने देखा. लाइफ प्रोसेस में 11 तरह के ऑर्गन सिस्टम देखा, ठीक है. तो ये सब क्या है, एसेंशियल है लाइफ के लिए. अब न्यूट्रिशन शुरू करते हैं. व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बैठे हुए हों, चाहे कोई काम कर रहे हों, चाहे खाना खा रहे हों, चाहे सो रहे हों, तो उसमें भी एनर्जी होता है, एनर्जी का यूज़ होता है, क्योंकि मेंटेन रखना है बॉडी को. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी. जब कोई काम नहीं भी कर रहे हैं हम लोग, उस समय भी क्या होता है, तो ऊपर भी एनर्जी का यूज़ और नीड होता है. एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन द बॉडी. स्टेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, स्टेट ऑफ ऑर्डर हम लोगों ने देखा, एटम्स देखा, एटम से मॉलिक्यूल्स देखा, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल्स देखा, मैक्रोमॉलिक्यूल से सेल देखा, सेल से फिर ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा. ये फिर ऑर्गन सिस्टम कितने तरह के, 11 तरह के, ठीक है. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. तो हम लोग जो बाहर से खाना खा रहे हैं, ये क्यों चाहिए हम लोगों को, ये ग्रो करने के लिए चाहिए, खुद को डेवलप करने के लिए चाहिए. सिंथेसाइज प्रोटीन. अच्छा, प्रोटीन्स जो है, अभी के लिए इतना जान लो कि हम लोगों के बॉडी में कुछ भी है ना, चाहे वो स्किन है, चाहे वो हेयर है, चाहे वो फोरहेड है, चाहे वो हाथ है, पैर है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक तरह के प्रोटीन हैं. हायर क्लास में आप और ज़्यादा पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि हमारे बॉडी में कुछ भी मटेरियल जो है, जो बाहर से दिख रहा है, जिसको आप देख पा रहे हो, वो क्या है, प्रोटीन का एक फॉर्म है. एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी. प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे चीज़ का यूज़ है हम लोगों के बॉडी में, जैसे फैट हो गया, है ना. तो फैट का भी, ये सब बनाने के लिए भी, ये सब सिंथेसाइज करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी का यूज़, एनर्जी चाहिए. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. तो एक रिक्वायरमेंट एनर्जी जो है सब में चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन एनर्जी कैसे आएगा और हर एक ऑर्गेनिज्म में कैसे उसको यूटिलाइज किया जाएगा, ये सब में अलग अलग है. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब देखो, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर यूज़ करते हैं, सिर्फ 3 ही चीज़ मिला करके, और सॉइल से मिनरल्स को यूटिलाइज करके वो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, और ऑटोट्रॉफ. दीज ऑर्गेनिज्म, द ऑटोट्रॉफ इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया. तो कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स, ये सारे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं
कैसा? CO2 और वाटर और H2O और ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कहाँ गया? हाउ डू लिविंग थिंग्स, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जैसे प्लांट्स है, जैसे ऑटोट्रॉफ है, तो ये 3-4 चीज़ ही मिला करके एनर्जी का प्रोड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कॉम्प्लेक्स फूड चाहिए। जैसे हम लोग को अगर सिर्फ धूप और पानी और सनलाइट दिया जाए तो हम लोग कितना दिन रहेंगे? एक भी दिन नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को पूरा खाना चाहिए। अभी हम लोगों ने बात किया न्यूट्रिएंट के बारे में, है ना? कार्बोहाइड्रेट बात किया, फिर फैट बात किया, प्रोटीन और वाटर, vitamins, minerals. These complex substances have to be broken down into simpler ones. तो यही सारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इन सारा को ब्रेक करके सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन मॉलिक्यूल के एलिमेंट जो अभी हम लोगों ने देखा उस लेवल तक ले जा करके उसको ब्रेक करना पड़ता है डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. To achieve this, organism used biocatalyst called enzymes. अब इस प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या जो जिस चीज़ का एंजाइम जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन और एंजाइम लगभग एक ही चीज़. आगे क्लास में आप क्लियर करोगे. आगे क्लास मतलब 11-12 में. Thus, the heterotroph's सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ. तो हेटेरोट्रॉफ का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है? ऑटोट्रॉफ में. ऑटोट्रॉफ मतलब ग्रीन प्लांट्स. हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी. हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा? एनिमल आएगा और फंगी आएगा. फंगी मतलब मशरूम. ब्रेड में जो आपका फफूंदी लगता है, ब्रेड को अगर आप ब्रेड को अगर खुले जगह पे छोड़ दोगे तो उस पर वाइट कलर का और ब्लैक कलर का जो फंगस जम जाता है, वो क्या है? फंगी का एक एग्जाम्पल है. जो मशरूम आप खाते हो वो क्या है? फंगी का एक एग्जाम्पल है. ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ करते हैं, और ऑटोट्रॉफ में ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या फुलफिलमेंट होता है? कार्बन और एनर्जी कैसे होता है? कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. ये कैसे फुलफिल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से और सनलाइट से. उनसे जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बनेगा. फोटोसिंथेसिस से ही उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होता है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. और फिर जो उनका जो फ्रूट देखते हो, ये वो अपना फ्रूट में क्या करते हैं? फूड को स्टोर कर लेते हैं. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll से photosynthesis होगा. Chlorophyll जो है वो एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट. कार्बो किस में प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहते हैं? प्लांट सेल्स में. कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और वाटर का मॉलिक्यूल. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. देखो, प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे दिन में, है ना, लेकिन रात में तो उनको भी एनर्जी का ज़रूरत होगा. तो रात में एनर्जी कहाँ से मिलेगा? रात में एनर्जी मिलेगा स्टार्च से, जो उन्होंने दिन भर जमा करके जो प्रोड्यूस करके जो रखा है ना, ये उनका एनर्जी रिजर्व है. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अच्छा, ग्लाइकोजन बना है ग्लूकोज के लंबे लंबे चेन से. ठीक है, जब आप खाना खाओगे, टाइमली खाना खाओगे, 3 टाइम 4 टाइम खाओगे, ठीक है, और कभी भूखे नहीं रहोगे, तो आपका बॉडी क्या करता है?
आपका बॉडी करता है कि ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज को लंबे लंबे चेन बना करके उसको लीवर में जमा कर लेता है, ठीक है। जब किसके फॉर्म में जमा कर लेता है? ग्लाइकोजन के। अगर ग्लाइकोजन जमा होकर फुल हो गया है कैपेसिटी, इसके बाद फिर वो किस में? फैट के रूप में जमा करना शुरू करता है, ठीक है। हायर क्लास में आप इसमें और डिटेल में पढ़ोगे, हायर क्लास मतलब 11-12। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये वाला रिएक्शन आप लोग क्लास 8 से देखते हुए आ रहे हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन को और वाटर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? केमिकल एनर्जी में। और उस केमिकल एनर्जी में उस केमिकल एनर्जी को वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाएगा, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर उस स्प्लिटिंग से जो एनर्जी निकलेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होंगे। क्यों होंगे? एनर्जी को निकालने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब ये तीनों प्रोसेस जो है, ये तीनों तुरंत हो ऐसा जरूरी नहीं है। डेजर्ट में जब बहुत धूप रहते हैं तो उनका स्टोमाटा क्लोज रहता है ना, तो उसमें ये प्रोसेस अलग अलग होते हैं। एनर्जी कन्वर्जन जो है वो रात में होता है। वो एक एनर्जी जो सनलाइट से जो एनर्जी मिला उसको एब्जॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट केमिकल कंपाउंड में बदल के रखा जाता है और फिर रात में फिर उससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप होता है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, सी फिगर 5.1। क्रॉस सेक्शन मतलब लीफ को आप बीच में काटोगे, ठीक है। ये देखो, ये जो है लीफ है उसको आधा काटा गया है, ठीक। तो उसमें फर्दर लेयर बाय लेयर मिलेगा। देखो ये दाहिने तरफ में दिखा, सबसे बाहर में क्यूटिकल मिलेगा, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड, फिर ये सब आपको नहीं पढ़ना है। जाइलम और फ्लोएम बस याद रखो और एपिडर्मिस बस याद रखो। और आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि स्टोमाटा जो है दोनों पार्ट्स में रहेगा, लेकिन मेजोरिटी ज़्यादातर किस में रहेगा? लोअर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ लीफ में। क्योंकि अगर स्टोमाटा अपर पार्ट में रहेगा तो उससे वाटर वेपर बन के सारा वाटर का लॉस हो जाएगा और प्लांट फिल वो ड्राई हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादातर जो स्टोमाटा है वो क्या होते हैं? वो लीफ के लोअर पार्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो नीचे में जो है ओपनिंग है वो क्या है? स्टोमाटा है। If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organ called chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do an activity which determine that chlorophyll is essential for photosynthesis. अब देखो, जब आप प्लांट सेल देखोगे तो प्लांट सेल में फर्दर आप देखोगे क्या कि ग्रीन डॉट्स मौजूद हैं, और 100x में आप देखोगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट भी नज़र में आएगा, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी में क्या है? क्लोरो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी में क्या किया गया है? टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ मतलब जिसमें ग्रीन के अलावा भी बहुत सारा कलर है, जैसे मनी प्लांट हो गया या फिर क्रोटोन हो गया। क्रोटोन मतलब जो प्लांट है, क्रोटोन में बहुत सारे फैमिली आएंगे, है ना। उसमें जो मनी प्लांट है, जैसे फिर ये अलग अलग
रंग बिरंगे जो लीव्स होते हैं उन सारे को क्रोटोन्स बोलते हैं. कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप. अब आप प्लांट को क्या करोगे, प्लांट को पहले अंधेरा में रखोगे. ठीक है, जैसे ही आपने प्लांट को अंधेरा में रखा उसका जितना सारा स्टार्च था वो एनर्जी वो यूज अप हो गया. ठीक, तो उसका कलर क्या होगा, वो फेड हो जाएगा. ठीक है, जितना भी कलरफुल था, जितना भी ग्रीन कलर था वो, क्योंकि वो ग्रीन के अलावा जो कलर था उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी होता है. ठीक है, तो वो एनर्जी क्या होगा, वो उसका यूज अप हो जाएगा. इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. अब एक लीफ को आप लोगे, ठीक, फिर उस लीफ को लेकर के आप क्या करोगे, पहले बॉइलिंग वाटर में दोगे. ठीक है, फिर डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स. पहले उसको क्या किया, बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए बॉईल किया. ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, उसको इमर्स करेंगे, उसको डुबाएंगे किस में, अल्कोहल में. ठीक, तो अल्कोहल में रख के फिर देखो इस पे वाटर बाथ में अल्कोहल को बॉईल किया जा रहा है. क्यों, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है. अल्कोहल को डायरेक्ट नहीं बॉईल किया जाता है क्योंकि फिर उसमें आग लग जाएगा. ठीक है, तो after this immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. अब आप जैसे ही अल्कोहल में बॉईल करोगे, है ना, तो अल्कोहल में बॉईल करते ही उसका जितना पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक, जितना भी क्लोरोफिल है वो क्या होगा, उस पर डिजॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में. ठीक, व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. तो अल्कोहल वाला जो सॉल्यूशन है उसका ग्रीन कलर हो जाएगा और लीफ का कलर फेड हो जाएगा. नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स. अब उसको क्या करोगे, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करोगे. ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करके फिर क्या है, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन. फिर आयोडीन सोल्यूशन को धो लोगे. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग. अब जो शुरू में आपने जो ट्रेसिंग किया था, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो एरिया में ग्रीन कलर था सिर्फ वही एरिया क्या हुआ है, ब्लू ब्लैक में टर्न हुआ है. और बाकी जो एरिया है ना, जो ग्रीन के अलावा था वो उसमें कोई असर नहीं पड़ा है आयोडीन टेस्ट का. इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रीन एरिया था वहीं पर सारा स्टार्च प्रोड्यूस होकर जमा हो रहा था और बाकी एरिया में स्टार्च नहीं हो रहा था. ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ. तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि सिर्फ ग्रीन एरिया में ही स्टार्च का प्रोडक्शन होता है और स्टार्च का स्टोरेज होता है. Now let us study how the plants obtain carbon dioxide. In class 9 we have talked about stomata. Stomata के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, which are tiny pores present on the surface of leaf. Massive amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Stomata के थ्रू ही ऑक्सीजन बाहर आता है और CO2 अंदर जाता है. जैसे हम लोगों में नोज है वैसे लीव्स में स्टोमाटा है. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. जहाँ जहाँ green color है वहाँ वहाँ stomata होंगे, है ना. Since large amount of water can also be lost through the stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. अब इसी स्टोमाटा के चलते, इसी ओपनिंग के चलते, क्योंकि ये तो सेल है ना, पूरा सेल में ये ओपनिंग है, ठीक, तो ओपनिंग के चलते क्या हो सकता है, वाटर अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वाटर वेपर बन के वाटर लॉस होके वो बाहर आ सकता है, तो प्लांट ड्राई होके फिर मर जाएगा. ठीक है, तो जब ज़रूरत नहीं होता है तो फिर ये गार्ड सेल इस स्टोमाटल ओपनिंग को बंद करके रखते हैं और इसी वजह से लीव्स के नीचे में सारा स्टोमाटा ज़्यादा होता है. The opening and closing of pore is a function of the guard cell. The guard cell swells
when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. जैसे वाटर गार्ड सेल में अंदर आएंगे तो वो फूल जाएगा और स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। जैसे प्लांट को स्टोमाटा को बंद करना है तो क्या करेगा, उससे गार्ड सेल से पानी को बाहर खींच लेगा, तो फिर वो गार्ड सेल भी बंद हो जाएगा। अब देखो एक्टिविटी 5.2, टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट। 2 प्लांट आप लोगों ने लिया है ना, विच आर नियरली द सेम साइज, लगभग एक ही साइज के। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। अब 3 दिन तक क्या करो, इन सबको डार्क रूम में रखो। जैसे ही आप डार्क रूम में रखोगे तो इसके पास जितना स्टोर एनर्जी है ना, वो क्या होगा, सारा यूज अप हो जाएगा। नाउ प्लेस इच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स। फिर क्या करो, दोनों को अलग अलग ग्लास प्लेट में, वॉच ग्लास में, बॉक्स में रखो, ठीक है। फिर क्या करो, एक में क्या करो, पोटेशियम पुट प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन प्लांट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देता है ना। तो एक ग्लास जार में अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखोगे एक वॉच ग्लास में, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जितना भी उस एरिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। कवर बोथ प्लांट विथ सेपरेट बेल जार्स। अब बेल जार अगर मान लो आप लोगों के पास नहीं भी है तो वो अचार वाला जो बोयाम रहता है कि नहीं, ग्लास का, ठीक है, उससे आप कवर कर सकते हो। और वैसलीन से या फिर वैक्स से, ठीक है, या फिर ग्रीस से उसको क्या कर सकते हो, किनारे किनारे पूरा सील कर सकते हो, ठीक है। तो वो एयर टाइट हो जाएगा। या फिर उसके अंदर रख करके आप उसका ढक्कन लगा सकते हो। वो अचार का जो खाली अचार का आता है 100 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। उसको बंद करके फिर आप किनारे किनारे वैसलीन लगा दोगे या फिर ग्रीस लगा दोगे या फिर क्या बोलते हैं, वैक्स लगा दोगे, तो फिर वो सील हो जाएगा कि जितना अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यूज हो जाए और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले, ठीक। फिर क्या करोगे आप, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 hours। 2 घंटा के लिए प्लांट को सनलाइट में रखो, तो 2 घंटा के लिए रखोगे तो वो उतना में अपना खाना बना लेगा। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। स्टार्च के लिए हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, स्टार्च के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन बनाते हैं, है ना। आयोडीन का जो सॉल्यूशन आता है बॉटल में, उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर से, फिर उसमें वो लीफ को डिप करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या देखोगे कि जो जिसको आपने सील किया था, है ना, उसमें क्या है, उसमें कम स्टार्च है या फिर एकदम भी फीका पड़ गया है वो, ठीक है। और फिर दूसरा वाला जो प्लांट है उसमें पूरा भर के स्टार्च है, तो वो पूरा रिच ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक। बेस्ड ऑन दीज 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव, वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस तरह से, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी हम लोगों ने देखा किसके लिए, सनलाइट के लिए, दूसरा एक्टिविटी देखा CO2 के लिए, वैसे ही हम लोग सनलाइट के लिए भी देखेंगे,